हाँ जी, परसेंटेज चैप्टर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो छोटे से छोटा एग्जाम है चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम। ठीक है। और परसेंटेज के लिए, परसेंटेज आप जानते हैं ना क्या होती है परसेंटेज। परसेंटेज सबसे पहले आपने अपने मार्क्स की शेप में देखा है कि जब भी आपके मार्क्स आए किसी एग्जाम में तो आप उसका परसेंटेज कैसे निकालते है ना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मान लीजिए आपके 500 का टोटल मार्क्स था, टोटल मार्क्स 500 थे और आपके आते हैं 480, तो आप परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं ना। इसी तरीके से निकालते हैं, 500 में से 480 नंबर आ गए और हमने उसका परसेंटेज निकाल दिया। यही तरीका है ना परसेंटेज निकालने का। ठीक है। अगर परसेंटेज निकालने का ये तरीका है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने मार्क्स का टोटल मार्क्स के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हमारे कितने नंबर आए हैं 480, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने मार्क्स का कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, टोटल मार्क्स के साथ कर रहे हैं। तो परसेंटेज इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। सबसे पहले तो ये लिख लीजिए आप। परसेंटेज इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। ठीक है। कंपेयर ही करना है, परसेंटेज निकालना मतलब कंपेयर करना। अब वो कंपेयर करना किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पिछले किसी कंपनी की पिछले साल की टर्नओवर क्या थी, इस साल की टर्नओवर क्या है, तो कंपेयर करना कितने परसेंटेज का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है या कितने परसेंटेज से लॉस हुआ है, किसी भी शेप में पूछी जाती है आपको। ठीक है। आपके मार्क्स पिछले साल इतने आए थे, इस बार इतने आए, तो क्या है, कंपेयर कर रहे हैं ना, कि कंपैरिजन ही परसेंटेज है। और परसेंटेज का दूसरा नाम फ्रैक्शन। परसेंटेज इज रिलेटेड टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन समझते हैं। फ्रैक्शन क्या है, जिसका एक न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ये फ्रैक्शन है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंश कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है, जिसका एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा। क्लियर है। परसेंटेज के लिए 3 बातें ध्यान में रखनी है और चैप्टर खत्म हो जाता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। किसकी, फ्रैक्शन की। बेसिक नॉलेज किसकी होनी चाहिए, फ्रैक्शन की, कि फ्रैक्शन क्या है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शन गिवन है उसका मतलब क्या है। ठीक है। तीसरी बात, हाउ वी रिलेट फ्रैक्शन टू अ प्रॉब्लम। जो मैं बोलूं, जो मैं लिखूं, आपकी नोटबुक पे नोट होना चाहिए। ठीक है। हाउ वी रिलेट फ्रैक्शन टू अ प्रॉब्लम, मतलब जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, जो भी प्रॉब्लम मींस क्वेश्चन है आपके पास, उसके साथ फ्रैक्शन को कैसे जोड़ना है, फ्रैक्शन के साथ उस क्वेश्चन में कैसे परफॉर्म करना है। ये सिर्फ 3 बातें, और इन्हीं 3 बातों में सारा चैप्टर निकल जाता है। ठीक है। चैप्टर छोटा नहीं है, सबसे लेंदी चैप्टर है।
जितने भी अभी तक हमने चैप्टर्स किए हैं सबसे लेंदी चैप्टर है, ठीक है। पेशेंस जरूर रखना इस चैप्टर को करते हुए, क्योंकि ये आधे से ज्यादा अर्थमेटिक का बेस है। परसेंटेज या फ्रैक्शन आपके ज्योमेट्री में भी यूज की जाती है। आपको अगर फ्रैक्शन का पता है, आपको फ्रैक्शन मतलब रेशो, रेशो मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मींस परसेंटेज आल्सो, ठीक है। तो परसेंटेज को हम रेशो भी ले सकते हैं, रेशो जो है वो परसेंटेज भी, ये इंटर रिलेटेड है चैप्टर्स, ठीक है। इसलिए अगर आप परसेंटेज कर लेते हैं तो आधी से ज्यादा अर्थमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए फ्रैक्शन की। उसके बाद मीनिंग पता होना चाहिए फ्रैक्शन का। उसके बाद किसी फ्रैक्शन को हमने कैसे रिलेट करना है, किसके साथ, अपने क्वेश्चन के साथ। क्लियर है? ठीक है। अब मैंने आपसे फ्रैक्शन की बात की है, तो फ्रैक्शन है क्या? मैं कह दूं, मैंने कहा ऐसे 20% वैल्यू है ना। अच्छा, मैं ये कह देती हूँ आपके 20% नंबर आए, ठीक है। तो 20% का क्या मतलब होता है, 20%, है ना। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, 20, ये परसेंट हटा के परसेंट, हर 100 पे 20 वैल्यू, ठीक है। पर सेंट का क्या मतलब होता है, सेंट का मतलब क्या होता है, 100, मतलब परसेंट मतलब 100 पे इतनी वैल्यू, कितना भी परसेंटेज है 100 पे इतना परसेंटेज, 60% है 100 पे 60 वैल्यू, ठीक है। तो परसेंट का मतलब, परसेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ऐसे, ये है 20%, ठीक है। अब अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या करते हैं, इसको जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 20 पंजे कितने होते हैं, 100 होते हैं। 1/5 आया आपका, 1/5 वैल्यू आई। जब हमने इसको काटा, 20/100 को हमने जब काटा तो 1/5 वैल्यू आई आपके पास। तो ये ये तब तक काटना है जब तक ये मतलब कटना बंद ना हो जाए। अब 1 और 5 नहीं कटेगा ना, तो 1 और 5 एज इट इज ही रहेगा। तो मतलब जितना आप इस परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना आप कर दीजिए, और जो लास्ट में फ्रैक्शन बचती है वो आपका क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ दिस परसेंटेज। ये होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज परसेंटेज की। फ्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर रही हूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 1/5 होती है। और 1/5 क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है। फ्रैक्शन का क्या मतलब है, एक न्यूमरेटर पार्ट और एक डिनोमिनेटर पार्ट, जिसके ऊपर वाले हिस्से में भी कोई वैल्यू है और नीचे वाले हिस्से में भी कोई वैल्यू है। इतनी बात आपको समझ में आती है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कहा फ्रैक्शन कितने तरह के होती है। फ्रैक्शन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक रेकरिंग भी आती है, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट हो जाना मतलब खत्म हो जाना, टर्मिनेट का मतलब समझते हैं ना, खत्म हो जाना। तो मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है किसी ना किसी एक्सटेंट तक जाके डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 आ जाना, यही मतलब हुआ ना वैल्यू। अब किसी नंबर को हम किसी के साथ डिवाइड कर रहे हैं
ठीक है, और हमें पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम कैसे पता लगाते हैं? उसको डिवाइड करके ही पता लगाते हैं ना, कि रिमाइंडर 0 बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। अब मैं आपको कह दूं कि 1 बटा नहीं, जैसे मैंने आपको कहा 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 20 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 6 पे जा रहा है, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। हर बार रिमाइंडर आपका 2 बचता जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, जो टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, फिर 6 पे जाएगा, फिर अगेन 2 देगा आपको, फिर ऐसे ही 0 लगाते जाएंगे और करते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अच्छा, मैं अगर कह दूं आपको कि 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कह दिया, तो 1 को इधर रखा, 2 को इधर, आपको पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आ गया, 5 पे क्या हो गया, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब रिमाइंडर आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है ना, रिमाइंडर हमें 0 दे रहा है। तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक नंबर यही मेरे दिमाग में आता है हमेशा, यही नंबर है, सात को जब हम 32 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या ये कहीं ना कहीं जाके, जिनको पता है वो नहीं बोलिएगा, क्या ये कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 दे पाएगा? कैसे पता लगाएंगे? कहीं ना कहीं जाके ये रिमाइंडर 0 दे पाएगा? मैंने ये पूछा आपसे, तो कैसे पता लगाएंगे? जब तक आपको नहीं पता है, आप क्या कहेंगे कि हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे, और जहां रिमाइंडर अगर 0, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर नहीं आया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो किसी भी नंबर को देख के हम कैसे पता लगा लेंगे? अब जरूरी तो नहीं ना, ये छोटी वैल्यू है, जरूरी तो नहीं कि हर बार आपको छोटी वैल्यू मिलने वाली है, ये भी जरूरी नहीं है ना, हो सकता है आपको बड़ी वैल्यू मिल जाए और आपको उसको डिवाइड करना पड़ जाए। तो इतना टाइम किसके पास है डिवाइड करने का? नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि हमें देखते ही पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनेट होने की 3 शर्तें हैं। कौन सी? फ्रैक्शन क्या है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर किसी डिनोमिनेटर में 2 है, ठीक, या 5 है, तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसी डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है और दोनों का प्रोडक्ट है, तो वो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमेशा दो का मतलब क्या? या तो 2 या तो 2 की कोई पावर, ठीक है, या तो 2 या फिर 2 की कोई पावर, या तो 5 या 5 की कोई पावर, समझ गए? या तो 5 होना चाहिए या 5 की कोई पावर होनी चाहिए, या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 शर्तें हैं। या तो 2 अकेला आएगा डिनोमिनेटर में, 2 अकेला मतलब या अकेला या अपनी किसी पावर के साथ, ठीक है, या 5 आएगा अकेला या अपनी किसी पावर के साथ,
या फिर दोनों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, मतलब दोनों साथ में भी आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कंडीशन नहीं है कि इनके अलावा अगर कोई भी डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, नहीं होगी। वो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 1/20 वैल्यू है, ठीक। 1/20 के फैक्टर क्या होते हैं? 20 के फैक्टर क्या होते हैं? नीचे क्या है? ये 4 और ये 5। 4 का मतलब क्या? 2 की पावर 2। और ये क्या है? 5। तो इस कैटेगरी के अंडर आती है वैल्यू? आती है। या तो 2 है या 5 है या दोनों का प्रोडक्ट है। तो अगर आप एक को 20 से डिवाइड करके देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? अब ये जो कहीं ना कहीं है, मतलब मैंने ये कह दिया कहां पे जाके। मान लो इसका रिजल्ट दे दिया मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 5 डिजिट, ये दे दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं आपको, ये ऑप्शन दे दिया। अब हम कैसे पता लगाएं बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए, कि कोई ये अगर ये जो वैल्यू है ये डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेके आएगी, ये कैसे पता लगाएं? तो सिर्फ आपने क्या देखना है कि नीचे पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर देख। अगर प्रोडक्ट आता है तो आपने क्या देखना है? मैक्सिमम पावर किसकी। अगर प्रोडक्ट नहीं आता, मतलब अकेला सिंगल डिजिट आता है, 2 की कोई पावर आ गई, जैसे नीचे 16 आ गया है ना, नीचे मैंने लिख दिया 1/16, तो 2 की पावर कितनी है? 2 की पावर 4 हुई नीचे। कैसे होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बन गया नीचे। 2 की पावर कितनी है? कितनी बार पावर का मतलब कितनी बार 2 रिपीट हुआ? 4 बार 2 रिपीट हुआ। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर कितनी? 4। ठीक है, तो नीचे पावर कितनी आई है? 4 आई है। तो हमेशा डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 4 डिजिट आएंगे। तो वहां पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप डायरेक्टली आंसर दे देते हैं कि अगर 1/16 है तो आंसर क्या होने वाला है? 4 डिजिट वाला। अगर 1/20 है तो आंसर क्या होने वाला है? 2 डिजिट वाला। क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? डिवाइड करके देख लो आप डिवाइड करके देख लो। डिवाइड करके कैसे देखेंगे? 1/20 है ना, 2 की पावर कितनी बताई मैंने? 2। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करना है किसके साथ? 20 के साथ। यहाँ डेसिमल लगाया, 0 लगा दिया, फिर 0 लगाया, 100 बना दिया। तो 20 के टेबल में 100 कहाँ आता है? 5 पे आता है। तो कितने डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आए? 2 ही डिजिट आए ना। नीचे पावर कितनी थी? 2 की पावर थी। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको कह देती हूं कि 1/15, 1/15 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है? बताइए, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। क्या फैक्टर बनते हैं 15 के? 3 और 5। मैंने क्या कहा था? या तो 2 हो या 5 हो या दोनों साथ में आएंगे, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। 5 के साथ क्या आ गया? 3 आ गया ना, तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इसको डिवाइड करके देख लो, बेशक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट ही नहीं होगी। क्लियर है आपको बेटा? बताइए।
है कोई डाउट तो बोलो। मैं आपको वैल्यू दे रही हूँ 1/6। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि नीचे क्या आ गया? 2 के साथ क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, मैंने आपको वैल्यू दे दिया 1/32। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग। क्यों टर्मिनेटिंग? क्योंकि 2 की पावर कितनी है? 5 है सिर्फ, और कुछ नहीं। अगर आप इसको ऐसे भी तोड़ें, 2 की पावर नहीं भी समझ में आ रही, ऐसे भी तोड़ सकते हैं, है ना? तो यहाँ 2 की पावर कितनी है? यहाँ 2 की पावर है 3, यहाँ 2 की पावर है 2। तो आप ये जानते हैं जब बेस सेम होता है तो आपकी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। इतनी बात आप जानते हैं। तो नीचे 2 की पावर कितनी आ गई? 5। तो 2 अकेला ही आया। 2 अकेला आएगा तो राज करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बताइए कोई डाउट है तो आपको। गुड मॉर्निंग बच्चे। कोई डाउट है तो बता दीजिए, किसी भी तरह का। कोई वैल्यू है, जैसे 1 को डिवाइड कर रहे हैं हम, यहाँ 16, यहाँ 125। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? तो सबसे पहले तो क्या चेक करेंगे, नीचे है क्या? 2 की पावर कितनी? 4। 5 की पावर कितनी? तो अब इसके प्रोडक्ट के साथ थोड़ी ना हम 1 को डिवाइड करने बैठेंगे, है ना? अगर हमें ये चीज पता है तो हम डायरेक्टली इस पे जाएंगे। अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आती है? तो मैक्सिमम पावर, जब दोनों साथ में आते हैं नंबर, 2 और 5 दोनों साथ में नंबर आते हैं, तो ये देखना है कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 4। डेसिमल के बाद कितने डिजिट? 4 डिजिट। कर लीजिए नोट। हाँ जी, समझ में आया? कोई डाउट है तो बताइए। आगे चलें। आगे हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की। देखो, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा कि परसेंटेज में इन चीजों का क्या मतलब है। परसेंटेज में इन्हीं चीजों का ही मतलब है। आप अगर ये सोचें कि फ्रैक्शन तो हमें पता थी क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन हमें पता थी क्या होती है ना? तो परसेंटेज में इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम पहले बेसिक की बात करेंगे, परसेंटेज की बात बाद में करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन, अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, ये 3 वर्ड यूज होते हैं फ्रैक्शन के लिए। आप इनके बारे में जानते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? थोड़ा फ्रैक्शन के, क्योंकि ये वर्ड अगर हम यूज करें कभी तो आपको परेशानी ना हो। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, मैं बहुत बेसिक से आपको बता रही हूँ। ठीक है,
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर से बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? मैंने कह दिया 2/3, 5/6, 4/5, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 10/3, 12/5, 11/6, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब जिसमें आपका न्यूमरेटर, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन निकल के आई है, डिवाइड करके ये फ्रैक्शन निकल के आई है। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब आगे इसका डिवीजन हो सकता है, क्योंकि 10 है, 10/3 अभी भाग कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 5 से कर सकते हैं, 11 को 6 से कर सकते हैं, है ना। तो वहां से जब आपका ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका एक कंप्लीट नंबर निकल के आ सकता है, वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। कंप्लीट नंबर मतलब, अब आप कहेंगे भाग तो इनको भी कर सकते हैं, डिवाइड तो हम इनको भी कर सकते हैं, डेसिमल में चला जाएगा। तो डेसिमल में जाने के से पहले उसके पास एक कंप्लीट नंबर नहीं निकल के आया ना। जैसे हमने 3 से 2 को डिवाइड किया है, तो हमें सबसे पहले तो डेसिमल ही लेना पड़ेगा ना, कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं निकल के आई। अगर यही मैं कह दूं कि मैं 10 को 3 से डिवाइड करके कर रही हूं, तो 3 तिया 9, तो एक कंप्लीट वैल्यू मेरे पास निकल के आती है ना। ये फर्क होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाती है। ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे? अब 10 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, तो यहाँ पे 3:1/3। ये क्या है? आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक कंप्लीट नंबर भी हो और एक फ्रैक्शन हो साथ में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 3 × 3 + 1 क्या देगा आपको? 10/3 देगा ना। इसका मतलब क्या? इसमें प्लस का साइन है। अगर मैं इसको भी इस तरीके से करूं, इस तरीके से सॉल्व करूं, तो एलसीएम कितना देगा मुझे? 3 देगा। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इससे ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये क्या दे देगा हमें? ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक कंप्लीट नंबर और एक फ्रैक्शन के बीच में जो ऑपरेशन ऑपरेट होता है वो प्लस का होता है। ठीक है। जब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ते हैं, जब हम उसे कंप्लीट नंबर को अलग करते हैं और फ्रैक्शन को अलग करते हैं, तो उसमें जो साइन होता है वो प्लस का साइन होता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, और हमारी मिक्स फ्रैक्शन क्या आ गई? कुछ भी लिख सकते हो। ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के बारे में आपको पता है, कभी भी ये वर्ड यूज हो, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती है। ठीक है। और अभी हम करने जा रहे थे मिक्स फ्रैक्शन की बात। सिंप्लीफिकेशन में आपने देखा होगा कि जैसे मैंने लिखा ये वैल्यू लिखा, तो हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं ना। क्यों ऐड कर सकते हैं? क्योंकि हर किसी का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो इसको हम किस तरीके से ऐड करते हैं? इसको ऐड करने का क्या तरीका? हम लोग ये कंप्लीट नंबर को अलग कर देते हैं। 2, 3, 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया।
और जो फ्रैक्शन है उसको अलग से ऐड कर देते, क्योंकि इसमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर आपका सेम है, 1, ये 3 और ये 4, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन के बाद कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम होता है तो हम कैसे वैल्यू निकालते हैं, ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, तो क्या करोगे, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे, है ना। क्या तरीका है, इसको सॉल्व नहीं करने बैठना, पहले इसको इम्प्रॉपर में लेके आओगे। इम्प्रॉपर का मतलब 5 दूनी 10 और 1 11, और ये 3 3 और 2 11, तो अब 5 और 3 का एलसीएम निकालोगे, है ना, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर वैल्यू आपको दे दे ये वैल्यू दे दे, आपको एग्जामिनर ने ये वैल्यू दे दी, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसको सॉल्व करोगे, है ना, फिर उसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, अच्छा सिंपल बताती हूँ, पहले सिंपल सीखना। पहले मैंने कहा 1 माइनस 4/7, मैंने आपको बताया कि क्या करना है, आपको 1 में से 4/7 को माइनस करना है। तो क्या तरीका है, इसको स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो एलसीएम हमारा 7 आया, और यहाँ भी क्या आ गया, 7 आ गया, और यहाँ -4, इसने आपको क्या दे दिया, 3/7 दे दिया। जब हम 1 में से वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो क्या हुआ, एलसीएम निकालना पड़ा, और एलसीएम निकालने के बाद ये फ्रैक्शन दे दी। तो अगर आपको कुछ नजर आ रहा हो, मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब आप समझते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, 4/7, जैसे मैंने एक फ्रैक्शन दे दिया आपको 4/7, 7 नंबर का टेस्ट था आपका, आपको उसमें से 4 नंबर मिले, किसी भी तरह इसको ले सकते हैं आप, किसी भी तरह समझ सकते हैं। मेरे पास 7 चीजें थी, उसमें से मैंने 4 ले ली, है ना, इसका मतलब यही है ना। मैंने क्या बताया था, फ्रैक्शन क्या है, कंपैरिजन है, टोटल वैल्यू कितनी है और हमारे पास कितनी है ना। अगर मैं कहूं मेरे पास 7 पेन थे, उसमें से मैंने 4 ले लिए, तो मेरे पास बचे कितने, कितने में से बचे, 7 में से कितनी वैल्यू बची, 3 बची ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लेफ्ट ओवर पार्ट है आपका, जो बचा वो हिस्सा है कि नहीं, 7 में से 4 चीजें हम ले चुके हैं, बची कितनी, 3 बची, 7 में से कितनी बची। तो इसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ना, ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। जो अब मैंने कहा लेफ्ट ओवर पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मेरे पास 7 चीजें थी, 4 मैंने ले ली, जो लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, यही तो तरीका होगा ना, 7 में से 3 वैल्यूज जो है हमारे पास बच गई, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसी वैल्यू आपके पास मिलती है तो आपको क्या करना पड़ता है, नीचे वाली वैल्यू में से डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को लेस कर दीजिए, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने आपको यहां कह दिया 32/41, मतलब मेरे पास 41 वैल्यूज हैं, जिसमें से 32 मैं ले चुकी हूँ, मेरे पास बची कितनी, 9 बची, तो लेफ्ट ओवर पार्ट क्या हुआ, 9/41, समझ रहे हैं, पक्की बात है, ठीक है। अब ये जो हम करने वाले हैं वो क्या था, एक कंप्लीट वैल्यू में से वैल्यू को निकालना, उसमें हम क्या कर रहे थे, एक में से, ठीक है।
जो हमेशा हमारी फ्रैक्शन होती है ना, जो हमारी, मैंने आपको बताया 4/7, जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओरिजिनल वैल्यू कैसे? अगर इसको मार्क्स लेने हैं तो मतलब ये हमारे टोटल मार्क्स है। अगर इसको हमने पेन लेना है, मतलब इतने पेन है हमारे पास, पेंसिल लेनी है इतनी पेंसिल है, तो वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक कंप्लीट वैल्यू को, मेरे पास कितनी है टोटल वैल्यू, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगी, नोट कर लीजिए। डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल वैल्यू रहेगी। फ्रैक्शन का मतलब, चलिए आप कहेंगे कहीं पे ये चीज नहीं मिली, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ए और बी, देखो मेरे पास टोटल 7 चीजें, ठीक है, जिसमें से मैंने ए को 4 दे दी, तो बी को कितनी मिलेंगी? 3 मिलेंगी कि नहीं? ठीक है, तो अगर ए और बी जो बांटा है हमने, रेशो की बात करूं, मतलब 7 चीजों को हमने कैसे तोड़ा, किसी को 4 दी और किसी को 3 दी, तो ये रेशो है। ठीक है, इसी रेशो से फ्रैक्शन बनती है। फ्रैक्शन कैसे बनती है? ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, 3/7। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि रेशो क्या है और फ्रैक्शन क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, कंप्लीट फ्रैक्शन जो होती है आपकी, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कंप्लीट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे पास 7 पेन है जिसमें से मैंने 4 ए को दे दिए, और तो ये क्या है? ये हिस्सा है, ये शेयर है, ये इनका शेयर है कि 7 में से 4 वैल्यू एक को दे दी और 7 में से 3 वैल्यू एक को दे दी। मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है, किसी भी वैल्यू के हमने 7 हिस्से कर दिए, इसका मतलब ये है जो भी डिनोमिनेटर पार्ट होता है, किसी भी वैल्यू के हमने 7 हिस्से किए हैं, उसमें से 4 लिए और उसमें से कितने लिए? 3 लिए। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पार्ट हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है ये बात आपको? कोई डाउट है इसमें? अब हम बात कर रहे थे इसकी, तो इसको सॉल्व करने की क्या ट्रिक है? आपने क्या करना है, अगर मैं ये 500 हटा दूं, अगर मैं ये 500 हटा दूं और ये 465 भी हटा दूं, तो इसका मतलब क्या है? 32/39, एक में से वैल्यू निकल के आ रही है ना, 1 - 32/39 है, इसका मतलब यही है। लेकिन मैंने आपको क्या दिया? ये वैल्यू दिया, तो जरूरी थोड़ी है हम पहले इसको सॉल्व करें और फिर वैल्यू को निकालें। आपने क्या करना है, इस कंप्लीट नंबर को अलग कर दीजिए, इस कंप्लीट नंबर को अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद इसमें 1 ऐड कर दीजिए। एक ऐड कर दिया आपने, एक ऐड करने के बाद इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा? 34 वैल्यू देगा। 500 में से क्या निकालेंगे? 466 निकालना है हमें। 500 में से 465 नहीं निकालना, क्या निकालना है? 466 निकालना है। मतलब यहां जो भी नंबर रहेगा आपने उसमें एक जोड़ देना है। ठीक है, यहां जो भी नंबर रहेगा आपने क्या करना है? उसमें एक जोड़ देना है। और ये तो आ गया हमारा कंप्लीट नंबर, और इसको आपको निकालना आता है। 39 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? तो ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, चाहे आप निकाल के देख लीजिए। कर लीजिए इसको सॉल्व फटाफट।
समझे? अब ये क्यों करना है हमें, ऐसा क्यों करें कि उसमें +1 करें और फिर उसको घटाएं, उसका भी मैं आपको रीजन बताती हूँ। देखो, मेरे पास 100 वैल्यू है, 100 वैल्यू है, 100 में से मुझे क्या घटाना है, ये घटाना है मान लो, ठीक है? जैसे मैंने पहले लिखा वैसे ही एक वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ये घटाना है। तो मैं क्या करूंगी, तरीका क्या है, जो शॉर्टकट निकल के आया वो कहां से निकल के आया वो बता रहे हैं। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आपको मैंने बताया है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो फ्रैक्शन है 2/3, इसमें कितना बचा वैल्यू, 1 वैल्यू बचा, 3 में से 1 बचा, ठीक है? तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कंप्लीट बनाना है। ये कंप्लीट कैसे बनेगी, जब 3 में से 3 चीजें ले लूंगी तब कंप्लीट बनेगी कि नहीं? जब मैं 3 में से 3 चीजें ले लूंगी तब ये कंप्लीट हो जाएगा ना। मैंने क्या किया, इसमें 1/3 को जोड़ दिया और 1/3 को ही घटा दिया। क्यों? 1/3 को जोड़ के 1/3 को ही घटा दिया। क्यों? ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं ना पड़ा, जो मैंने जोड़ा वही मैंने घटा दिया, मेरी वैल्यू पे कोई फर्क पड़ा? अगर मैं मान लो मेरे पास 4 रुपए हैं, मैं आपको 1 रुपया देती हूँ और 1 ही आपसे वापस ले लेती हूँ, तो आपके पास 4 ही रह जाएंगे ना, उसमें ना तो कुछ घटेगा और ना कुछ बढ़ेगा। तो मैंने अपनी तसल्ली के लिए इसमें जो बचा था इस फ्रैक्शन में उसको जोड़ भी दिया। जोड़ने से क्या हुआ, वो एक कंप्लीट वैल्यू बन गई। जोड़ने से क्या हुआ, अगर मैं 2/3 में 1/3 जोड़ दूंगी तो ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, 3/3, मतलब 1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना? तो मैंने क्या किया कि ये जो फ्रैक्शन मुझे नजर आ रही थी, मैंने ये देखा कि इसमें क्या जुड़ सकता है जो वो 1 बन जाए। तो मैंने देखा इसमें अगर मैं 1/3 ऐड कर दूंगी तो वो 1 बन जाएगा, और 1/3 माइनस कर दूंगी तो मेरी स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जो ये कैलकुलेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो बचा था वही जोड़ा और वही घटा दिया। समझे? अब अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या है, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 16 + 1 दे रहा है। अब मैंने क्या किया कि इसको अलग कर दिया, इस वाले हिस्से को अलग कर दिया। ये मुझे क्या दे रहा है, 16 + 1 मतलब 17 दे रहा है ना। तो अगर मुझे यहाँ घटाना था तो मुझे क्या घटाना था, इसमें 17 घटाना था ना, घटाना था 17। तो यहीं से ये वैल्यू निकल के आती है। मैंने पहले उसको कंप्लीट बनाया, जो जोड़ा था वही उसमें से घटा लिया, लेकिन ऑपरेशन अलग तरह से ऑपरेट कर दिया। जो कैलकुलेशन थी वो अलग तरह से कैलकुलेट कर दी। तो यहाँ पे इसने मुझे दिया 1, 16 + 1 हो गया 17, तो 100 - 17, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस क्या हो गया, ये 1/3। 100 में से 17 घटा दिए तो कितना बचा, 83, और वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो ये यहां से वैल्यू निकल। क्यों हम एक जोड़ते हैं, इसलिए जोड़ते हैं। अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा इस नंबर में 1 ऐड कर दीजिए, तो मैंने 1 ऐड कर दिया 17, इसने मुझे क्या दे दिया, 83 दे दिया। और फिर मुझे क्या करना था, इसमें से इसको घटा देना था, तो यहाँ पे क्या आना था, तो ये दोनों देखिए वैल्यू सेम है, ठीक है? तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है ना कि +1 क्यों करते हैं उसमें, तो ये यहां से निकल के आया। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी ऐड कर दिया कुछ भी लेस कर दिया, ऐसे नहीं है, उसका कोई ना कोई लॉजिक होता है। समझ गए? तो आपको, अब मैंने आपको ये बता दिया है, आपको ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ नंबर रहेगा, जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसमें +1 करके आपको वैल्यू को माइनस करना। क्लियर है? कोई डाउट है किसी चीज में तो बोलो।
सिंदर समझ में आ गया? कुछ वैल्यूज दे रही हूँ आपको, आप उनको सॉल्व करिए। करिए सॉल्व। क्लियर है? सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दो। देखो, घर पे पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं चलेगा कि क्लास में आ गए और घर पे छोड़ दिया। घर पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर पे रिपीट करोगे 2 बार 3 बार, तब कहीं जाके चीजें क्लियर होती हैं। ऐसे नहीं कि क्लास में क्या होता है, क्लास में तो फ्लो फ्लो में सब कुछ पता चलता रहता है, क्वेश्चन भी निकलते रहते हैं। ऐसे ही हम घर चले जाते हैं ना, तो कुछ भी नहीं निकलता हमसे, नहीं समझ में आता क्या है। तो डेली क्लास जो होती है उसको रिपीट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हो गया सॉल्व। देखो, ये क्या है 684, ये है 17, इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा 18। 684 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आएगा, और 13 में से 11 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 666 आ गया। और इसमें 13 में से 11 चीजें ले चुके हैं, कितनी बची, 2 बची। तो फटाफट कैसे आंसर निकलता है, ये देख, सॉरी 2/13, ये 483, इसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। 483 में से 83 लेस कर देंगे तो कितना आता है 400, 400 में से 1 लेस कर दोगे तो कितना आएगा 399। 399 इज टू 3/19। 19 चीजें हैं, 19 में से 16 ले ली गई हैं, तो बची कितनी है, 3 बची हैं। ये तो बहुत ही इजी है, इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो 5 इज टू 2/5। तो अगर ऐसी आपको वैल्यूज आगे चल के मिलती हैं तो आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, फ्रैक्शन आपने समझी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपने समझी, है ना, मिक्स फ्रैक्शन आपने समझी। ठीक है, अब परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज को समझेंगे। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज मेरे पास
100%, 100% मतलब पूरे नंबर आ गए, है ना, पूरे नंबर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये परसेंटेज वैल्यू है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, परसेंट हटा के नीचे 100 लिखते हैं, तो ये क्या देगा हमें, 1 देगा, है ना। तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 1 होती है। हम कोई काम कर रहे हैं, है ना, कोई काम दे दिया हमें घर पे करने को, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, एक काम दे दिया मम्मी ने करने को, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक वो 100% नहीं हुआ। ऐसे ही बोलते हैं ना, जब वो पूरा हो जाता है तो इसका मतलब 100% वर्क आपका कंप्लीट हो गया। कोई एक काम दिया था, वो 100% कंप्लीट हो गया, तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। ऐसे ही 50%, आधा काम कंप्लीट हुआ है, आधा मतलब 1/2, तो 50% क्या होता है, परसेंट को हटा के क्या लिखोगे, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई, 1/2 हो गई। ऐसे ही, अच्छा 50% हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट कौन सा लेना है, 50% के बाद हम वैल्यू लेते हैं, देखो एक वैल्यू ले ली, 1/2 वैल्यू ले ली, है ना। अब हम 1/3 वैल्यू अगर ले, तो क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो कहाँ से, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू रहती है 2 3 4 अप टू 25 हमें याद करनी होती है, अप टू 25 हमें याद करनी है। तो अगर अप टू 25 हमें याद करनी है तो 1/3 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, 1/3 क्या होता है, 33:1/3%। कैसे होता है, देखो परसेंट से फ्रैक्शन में जाना मतलब डिवाइड करना 100 से, फ्रैक्शन से परसेंट में आना मतलब मल्टीप्लाई करना 100 से। अब जैसे देखो यहाँ पे एक है, एक को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट करना है, कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। 1/2 को किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 50% आ जाएगा। अब 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 33:1/3% आ जाएगा। तो परसेंट से फ्रैक्शन में जाना मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। कन्वर्जन लिख लीजिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100 और फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100, लिख लीजिए। ये कौन कह रहा है कुछ भी समझ नहीं आया, को पहले आओगे तो समझ में आएगा, बीच में उठ के कुछ भी समझ में नहीं आता है उसी ने खुद ही डिलीट कर दे। ये टॉपिक ही ऐसा है, स्टार्टिंग से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब मैं फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ, इसको क्या पता मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, 5 मिनट पहले जो आएगा उसको क्या पता चलेगा किस चीज की बात हो रही है। समझ गए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो डिवाइड करना है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट देखें, देखो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे वैल्यू क्या है। 1 100% है, ठीक है। 1/2 50%, क्या करना है, इंटू 100 करना है ना। 1/3 33:1/3%, 1/4, अच्छा मैं ना इधर साइड में लिखती हूँ ताकि ये जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना इनको भी क्लियर रहे, सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 का मतलब है 100%, 1/2 फ्रैक्शन से किस में जा रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज जा रहे हैं,
तो क्या करना है हमें, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, चलिए ये हो गया 50%। 1/3 की क्या वैल्यू है, 1/4 क्या होता है, क्या मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो 25 इंटू 4 कितना होता है, 100 होता है, तो 25% आ जाएगा। 1/5 कितना होता है, 20%। 1/6 1/4 यहाँ कहाँ से आ गया, अभी हम 6 की बात कर रहे हैं। 1/7 14 is to 2/7%। 1/8 12 is to 1/2%। ये कम से कम सीधी तो होनी चाहिए। सीधी नहीं है ना अभी, अभी सीधी है, तो मैंने कितना टेढ़ा लिखा है। चलो 1/9 1/10 1/11, हाँ सॉरी 9 is to 1/11 ही तो है, 11 है नीचे। 1/12 1/13। कहीं पे फंस जाते हो तो 100 को डिवाइड करके देख लो 13 से, 13 7 91, क्या बचता है, 9 बचता है, नीचे है 13। बस फंसना तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि फंसोगे नहीं। हाँ जी 1/14। ये नोट करते जाइए जिनके पास नोट नहीं है। 1/15। अब 15 15 छिके 90 होता है, तो 15 सत्ते 105 होता है, तो 6 पे जाएगा, है ना। तो 90 बचेगा क्या मेरे पास, देखो इधर बचेगा क्या, 10/15। अब ये जो फ्रैक्शन है ये आगे भी कट कट सकती है, 10/15 है ना, तो इसको आगे भी हम काट सकते हैं। आगे किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 1/15 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 6 is to 2/3%। ठीक है, ये ध्यान में रखना, कहीं आप यहाँ पे ये ना फंस जाओ कि ये तो 10/15 आया था, मैंने 2/3 क्यों लिख दिया। तो जो फ्रैक्शन कट सकती है उसको आगे फर्दर हम काट देते हैं। ठीक है, 1/16 16 छिके 96 होता है, कितना बचा, 4 बचा, नीचे कितना आया, 16 आया। अब 4/16 भी कट सकता है ना, तो इसको भी काट दो, 6 is to 1/4%। 1/17 17 17 पंजा 85, 5 पे जाएगा, कितना बचेगा, 15 बच गया, 100 में से 85 चला गया, 15 बच गया, तो 15/17। अब ऐसे ही आप कहां तक, 1/25 तक कर लीजिए इसको सॉल्व। 1 अब 18 18 है इधर, तो 18 पंजे 90 होता है, 5 पे जाएगा, 10 बचेगा, नीचे 18 आएगा, फिर से ये कट सकता है, किस पे कट सकता है, 2 के टेबल पे, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, 5 is to 5/9%। 1/19 देखो 19, जहां पे प्राइम नंबर है आपको पता है वहां पे कटिंग होनी नहीं है, जहां पे प्राइम नंबर जैसे 19 है, 19 या तो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 19 पंजे 95, कितना बचा, 5 बचा। 1/20 1/20 1/20 की क्या वैल्यू होती है, 5% वैल्यू होती है। 1/21, अब 21 किस पे जाएगा, 4 पे जाएगा, है ना, तो 4 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 84 आ जाएगा आपका, बचेगा कितना,
16 बचेगा, 4 पे ये जाता है तो 16 बचता है, नीचे है 21, ना 16 सेम टेबल में आता है ना 21 सेम टेबल में आता है, तो ये आपकी फ्रैक्शन हो गई किसकी, 1/21 की। ऐसे ही आपको 1/25 तक नोट करना है। और उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती है, वो आपको नोट करनी है। एक बार नोट कर लीजिए। 1/22 की बात करोगे तो 4 पे जाएगा, 88 आ जाएगा, 100 में से 88 चला गया, बचेगा कितना, 12 बचेगा, नीचे क्या है 22 है, तो ये आगे कट सकता है कि नहीं, 6/11, तो 4:6/11%, 1/22 की वैल्यू हो गई, है ना। ऐसे ही 1/23, 4:8/23, 4/23 इंटू 4 कितना होता है, 92 होता है, बचा कितना, 8 बचा, नीचे है 23, कटने वाला नहीं है, यही वैल्यू देगा, 1/24, 96, ऊपर क्या बचा, 4 बचा, नीचे कितना बचा, 24 बचा, कट सकता है, 4:1/6% हो गया। 1/25, 25 से 100 सीधा सीधा कटता है तो 4% वैल्यू। अब बड़ी बात ये कि आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट जो है ना, ये याद होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, याद, कंठस्थ कर लेना इसको, यही कहते हैं ना हिंदी में, इसको दिमाग में उतार लेना है, आपने याद कर लेना है फ्रैक्शन वैल्यू का चार्ट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ वैल्यूज देखो मिलती जुलती हैं। अगर मैं 1/4 की बात करूं, 1/5 की बात करूं, है ना, देखो इधर 1/4 25% है, 1/5 20% है, ऐसे ही 1/20 कितना है 5%, और 1/25 कितना है 4%, हाँ वो भी है। पहले आप क्या करें, 1/4 और 1/5 को दिमाग में रखें, अगर 1/4 है वो 25% है, 1/5 20% है, उसका उल्टा कर दो, 1/25 1/20, जो 25 है वो 4 है, जो 20 है वो 5 है, बस ये दिमाग में रखो। फ्रैक्शन में 20 आ जाए तो 5%, फ्रैक्शन में 5 आ जाए तो 20%, ठीक है, फ्रैक्शन में 4 आ जाए तो 25%, फ्रैक्शन में 25 आ जाए तो 4%, ठीक है, ये वैल्यू याद हो गई 4। 100 का आपको पता है एक वैल्यू 100% है, 1/2 50% है, 1/3 छोटी मोटी वैल्यूज हैं ये। उसके बाद 1/9 और 1/11, फ्रैक्शन में 9 आ गया तो यहाँ फ्रैक्शन में 9 आ गया तो यहाँ 11 रहेगा, फ्रैक्शन में 11 आ गया तो यहाँ 9 रहेगा। जो 1/9 है वो 11:1/9% है, जो 1/11 है वो 9:1/11% है, ठीक है। उसके बाद 1/8 को भी और 1/12 थोड़ा सा मिलता जुलता है, जहां 12 है वो 8 है, जहां 8 है वो 12 है, बस नीचे जो है ना वो 3 और 2 अलग अलग है, तो ये थोड़ा सा मिसमैच है, बट फिर भी रिलेट करने वाला है, ठीक है। काफी हद तक तो यहां से ही दिमाग। अब फ्रैक्शन मान लो, फ्रैक्शन आ गई 17, नीचे फ्रैक्शन आ गई आपको 17, आपको पता है 17 प्राइम नंबर है, तो वो 1/17 से रिलेट करने वाला है। फ्रैक्शन आ गई 19, 19 एक प्राइम नंबर है, किसी और में नहीं आएगा, 1/19 में आएगा, समझ रहे हैं। 23 भी एक प्राइम नंबर है, वो भी क्या आएगा 23 वाले में आएगा। तो कुछ फ्रैक्शन ऐसी हैं जो दिमाग से चलती है, दिमाग से सोचने पर हमें याद हो जाती है, दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा भी तो क्लियर हो जाएगा कि इस फ्रैक्शन वैल्यू का कितना परसेंटेज होने वाला। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, डेली इन चीजों को पढ़ेंगे ना, डेली, डिलीट करो कमेंट, डेली इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक ड्रेस कोड होती है ना, आपको पता है ना, स्कूल की ड्रेस कोड है, हमें पता होता है। मान लो मैं ही हूं, मेरा ड्रेस कोड है, कोई BCM की टीचर है उसका ड्रेस कोड है,
रेड साड़ी, तो आपको पता है उनका डेली रेड साड़ी डाल के आएगी तो आपको दिमाग में पता चल जाएगा कि ये इसका ड्रेस कोड है, डेली दिमाग में आएगा ना, डेली इसी चीज में देखेंगे ना हम उसको, डेली एक चीज को पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठ जाती है, उसको याद करने की, हुआ बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उस चीज को पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। घर में कोई पूजा पाठ करते हैं ना, शुरू से बचपन से हम सुनते आते हैं, तो क्या होता है वो बोल जो वो बोलते हैं वो हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, हम उनके साथ साथ बोलने लगे, हमने कोई याद थोड़ी ना किया है, हमने कोई बैठ के याद नहीं किया, लेकिन वो चीजें जो है वो डेली कानों में पड़ती हैं, अगर डेली कान में पड़ती हैं तो वो याद हो जाती हैं। ऐसा ही हमारे साथ है, डेली एक चीज को रिपीट करोगे रिपीट करोगे रिपीट करोगे, दिमाग में बैठनी बैठनी है, उसको कोई हिला नहीं सकता। फिर रेपिटेशन जो है किसी भी चीज की, वो आपको अपना 100% देती है, किसी भी चीज का रेपिटेशन, ठीक है, समझ गए। अब आगे चलते हैं, ब्लॉक कर दो इसको जो भी था। फ्रैक्शन वैल्यूज की हमने, अब देखिए किसी क्वेश्चन में आ गया 1/5, 1/5 का क्या मतलब होता है, हमें पता है 1/5 20% होता है ना, लेकिन क्वेश्चन में मुझे 1/5 की बजाय 2/5 आया, अब कहाँ फंस गए, याद तो किया था ना 1/5, आ गया 2/5, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये डिनोमिनेटर वैल्यू याद रखना है। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, मतलब 1/5 की वैल्यू 20% है, अगर 2/5 है तो ये कितना टाइम्स है, इसका कितना गुना है, 2 गुना है ना, तो आप परसेंटेज का भी 2 गुना कर दीजिए, मतलब 2/5 की वैल्यू जो है वो 40% होगी, ठीक है। 1/5 क्या वैल्यू दे रहा है, 20% दे रहा है, 2/5 आया, 2 गुना आ गया तो परसेंटेज का भी 2 गुना कर दो, 3/5 आ गया तो 3 गुना कर दो, सॉरी 3/5 आ गया, 3 गुना हो गया तो इसका 3 गुना कर दो, सॉरी 60%, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर याद होना चाहिए। 1/5 जैसे 1/3, डिनोमिनेटर क्या 3, 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो गई 33:1/3 हो गई, है ना, तो 2/3। अब देखो ये तो सिंपल सिंपल वैल्यूज है ना, जहां हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये 20% है, 40%, 60%, मैंने कह दिया कि ये 1/4, 1/4 25% है, 3/4 आ गया तो इसका 3 गुना आ गया तो इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 75% कर दीजिए, ठीक है, तो ये 3 गुना हो गया, है ना, 2 गुना करने को बोलूं तो 2/4, अब देखो 2/4 है, 2/4 आगे कट सकता है कि नहीं, 1/2 हमें पता है कितना होता है, नहीं काटना मत काटो, 2 गुना है इसका 2 गुना कर दो, जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, मान लीजिए एक जो है, एक वैल्यू हमारी 100% है, एक वैल्यू हमारी क्या, एक कंप्लीट वैल्यू क्या होती है 100% होती है, तो मैंने यहाँ 2 वैल्यू लिख दी, तो वो क्या, ये इसका 2 गुना हो गया ना, तो परसेंटेज का भी 2 गुना हो गया, इसका 3 गुना हो गया तो परसेंटेज का भी, सॉरी उसका, इसका 3 गुना हो गया तो परसेंटेज का भी 3 गुना हो गया। ऐसे ही कई बार लिखा आता है कि 2, 3, 4, 5, 5 मतलब 500%, 4 मतलब 400% हो, 3 मतलब 300% हो, ठीक है, समझ गए। आज के लिए इतना लेक्चर काफी है।
क्योंकि भूले ना, कल जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताऊंगी। ठीक है, ये जितना भी किया है रिपीट करिएगा घर पे जाके, ऐसे नहीं कि यहाँ कर लिया और घर पे नहीं किया।